नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स अकेडमी जयपुर। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों जो अब तक हमने पढ़ा है वो पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हम स्थानों की चर्चा कर रहे हैं, इनकी महत्वपूर्ण जो जो स्थान है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम जो चर्चा करेंगे वो एक तो है दोस्तों बनावली स्थान है, उसकी चर्चा करेंगे, एक सुरकोटड़ा की चर्चा करेंगे और एक करेंगे दोस्तों धौलावीरा की चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम इन तीन स्थानों की पूरी जानकारी के साथ में कि इनसे कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य निकले हैं और क्या क्यों हमें ये इंपॉर्टेंस है, मतलब कितना हमें इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से क्वेश्चन आने हैं, तो वो सारी जानकारी मैं दोस्तों आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखो, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है दोस्तों बनावली के बारे में। क्या है दोस्तों? बनावली के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रखा हूं आपको कि मैं ये तीनों चीज आपको बनावली, सुरकोटड़ा और धौलावीरा, ये तीनों आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले आप बनावली में एक शब्द निकालो। ये शब्द है वन। वन का मतलब वन, ठीक है। वन से हमें क्या ध्यान रखना है? वन का मतलब होता है दोस्तों जंगल, और जंगल में कौन होते हैं दोस्तों? साधु। साधु को हम क्या कहते हैं दोस्तों? गुरु कहते हैं। गुरु याद रखना, साधु को हम बोलते हैं गुरु। तो गुरु से हमें क्या याद आता है दोस्तों? गुरु कौन सा देव? गुरुदेव। तो हमारे गुरुदेव कौन से हैं दोस्तों? हमारे गुरु है, हमारे गुरुदेव है, मतलब हमारे इंडिया के जो गुरुदेव है वो है दोस्तों कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ये है हमारा गुरु। कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों? रविंद्र को तो ऐसे के ऐसे रहने दो, इनको आप डिलीट कर दो। डिलीट करने से क्या मतलब है दोस्तों? इनको हटा दो, इनकी जगह क्या लिख दो? रविंद्र सिंह। ये लो दोस्तों, आपका याद हो गया, रविंद्र सिंह बिष्ट। क्या नाम है दोस्तों? रविंद्र सिंह बिष्ट। तो देखो, बनावली, बनावली से मतलब क्या है? वन। वन से क्या है? जंगल। जंगल में कौन होते हैं? साधु। साधु को हम बोलते हैं गुरु। तो गुरु बोलते हैं, तो दोस्तों गुरु कौन है हमारे भारत के? भारत के गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है। तो रविंद्रनाथ से रविंद्र ले लिया और रविंद्र सिंह बिष्ट लगा दिया। तो दोस्तों ये बनावली जो है, बनावली जो स्थान है दोस्तों, उसके क्या है? फाउंडर। फाउंडर का मतलब है दोस्तों इन्होंने क्या किया है? इन्होंने खोज की है। तो ये हो गए दोस्तों कौन? खोज करता। सबसे पहली बात आ गया दोस्तों ट्रिक के माध्यम से ये बनावली की खोज करने वाले। अब एक आती दोस्तों सन की बात। तो दोस्तों ये 1973 और 74 में खोजा गया था। ये जो स्थान है वो 1973 और 1974 में खोजा गया था, ठीक है। अब देखो, जंगल से हमें एक चीज याद रखना है। जंगल कौन से? हरियाणा वाले जंगल, ठीक है। और हरियाणा जंगल है तो हरियाणा जंगल में कौन सी बहती है नदी? नदी बहती है सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी के तीन चार नाम और है। देखो, घग्गर नदी बोलते हैं, प्राचीन सरस्वती नदी बोलते हैं, इसको पाट भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको मृत नदी बोलते हैं, इसको द्वेषवती नदी भी बोलते हैं। इसलिए इनके पांच नाम हो गए। तो आप ये ध्यान रखना, ये कौन सी नदी है? प्राचीन सरस्वती नदी। तो देखो, तीन क्वेश्चन फटाफट यहीं से ऐसे बन गए। पहली बात, इसको खोज करता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट, जो इसकी खोज करता है। किस सन में? 1973 1974 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। स्थान कौन सा है दोस्तों? हरियाणा में। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। प्राचीन सरस्वती नदी, घग्गर नदी, ठीक है। ये दो तीन नाम है, घग्गर नदी, द्वेषवती नदी। तो दोस्तों घग्गर नदी और प्राचीन सरस्वती नदी जो है वो इनका प्रमुख नाम है। यानी कि ऐसे मान लो कि घग्गर नदी को हम प्राचीन सरस्वती नदी या घग्गर नदी, दोनों से एक नाम जो है आपको हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए। अब होती दोस्तों बात अवशेषों की, कि कौन कौन से अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखो आप, तो यहाँ से मैं स्टोरी बनाना स्टार्ट करता हूँ कि जंगल में है साधु, और साधु के साथ में उनकी वाइफ, यानी कि साथ मतलब जो है, तो साथ में दोनों रहते थे, ठीक है दोस्तों, साधु और साधु की वाइफ, ठीक है। अब जंगल में है दोस्तों, तो करेंगे क्या? खाने पीने के लिए उनके सामान चाहिए, चीज चाहिए दोस्तों। सबसे पहले करते हैं वो एक खेत लेते हैं, ठीक है, येलो, और उस खेत के चारों तरफ क्या लगाते हैं? बाण। बाण आते हैं दोस्तों, ये लोग खेत के चारों ओर लगा दिए बाण। अब देखो आगे, तो देखो इसमें जो वो खेती करेंगे दोस्तों, तो एक दिन तो पंडितानी मतलब जो वाइफ उनकी बोलती है, वो बोलती है कि मेरे को जौ खाना है। एक दिन बोलती है गेहूं खाना है।
एक दिन बोलती है वो चावल खाना है। तो ये तीन तो वहां के प्रमुख हो गए, गेहूं, चावल और जौ। कौन कौन से दोस्तों? गेहूं, चावल और जौ। ठीक है, अब देखो आप, फिर इसके बाद में हो गया सरसों, यानी कि चिकना अगर चाहिए उनको तो सरसों मिल जाएगी। और एक है दोस्तों तिल, ये याद रखना, गेहूं, जौ, चावल। ठीक है, गेहूं, जौ और चावल जो है दोस्तों, ये तो मिलते हैं, मतलब ये जो आते हैं ना दानों के रूप में, जो दानों के रूप में हमें मिलते हैं वो तीन है। और जो ये है दोस्तों जिनसे तेल निकाला जाता है, ये तेलीय है। तो इन तेलीय चीजों की तीन है, और ये है दानों के। ठीक है दोस्तों, तो देखो अवशेष के रूप में जो गेहूं और चावल के अवशेष मिले हैं, तिल की खेती के अवशेष मिले हैं, और सरसों की खेती के अवशेष मिले हैं। तो 5 जगहों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो यहाँ पे ये सब बोएंगे तो इनके लिए चाहिए क्या? एक हल चाहिए। तो हल कैसा बना है? तो एक है दोस्तों मिट्टी से बना हल। क्या है दोस्तों? मिट्टी से बना हल। ये लो साहब, हो गया काम। मिट्टी से हल हो गया, हल बना हुआ है दोस्तों। तो अब इसके लिए क्या चाहिए? खाने के लिए और क्या काम में आती है दोस्तों? इसके लिए हमें चम्मच चाहिए, इसके लिए हमें प्लेट चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए उनकी बर्तन चाहिए कुल मिला के। तो बर्तन कैसे हैं? बर्तन भी है दोस्तों मिट्टी से बने हुए। ये लो दोस्तों, हो गए मिट्टी से बने बर्तन। इनके अवशेष भी कहाँ मिले हैं दोस्तों? इसी स्थान से मिले हैं। तो ये लो मिट्टी से बने बर्तन। ये भी यहाँ से अवशेष मिल जाते हैं। बस इतना आपको मोस्टली याद रखना है। अब है दोस्तों एक चीज और याद रख लो। देखो साधु और साधु की वाइफ दोनों साथ रहते हैं, इनकी गुरु और गुरु मतलब जो है, तो ये यहाँ पर बैठ के इनका प्रमुख काम क्या है? पूजा करना। तो पूजा किसकी करेंगे दोस्तों? ये करेंगे मातृ देवी की पूजा। ये लो, तो मातृ देवी की क्या मिली है दोस्तों? यहाँ से मरण मूर्ति, याद रखना। ये लो, ठीक है, क्योंकि ये जंगल है तो दोस्तों पानी की निकासी का कोई, यानी कि पानी की निकासी का जो कोई साधन होता है कि कहाँ से इनको निकालना है कहाँ से नहीं निकालना है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने क्या किया है? इसके लिए इन्होंने जो अवशेष मिला है दोस्तों, तो यहाँ से किसी प्रकार की नाली का अवशेष नहीं मिला है। यहाँ से किसी भी प्रकार की नाली का अवशेष नहीं मिला है, यानी कि नालियाँ नहीं थी दोस्तों, नालियों के अवशेष नहीं मिले। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कि यहां से किसी प्रकार की नालियों के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, ये दोस्तों आपकी हो गई है कंप्लीट। एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूं। देखो वनावली से क्या मतलब रखना है आपको? ध्यान रखना है वन। वन से क्या होगा दोस्तों? जंगल। जंगल में कौन रहते हैं? साधु। साधु यानी कि गुरु। गुरु को क्या बोलते हैं? गुरुदेव। यानी कि हमारे कौन से गुरुदेव है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर से हमें याद रखना है दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट, जो क्या है इस सभ्यता इस स्थान के खोज करता है, जिन्होंने खोज कब की? 1973 1974। ये याद रहेगा। अब चलते हैं आगे। जंगल से हमें याद रखना है कि जंगल कहाँ के हैं? हरियाणा के। हरियाणा के जंगल है, तो दोस्तों हरियाणा के जंगल कहाँ पर है? सरस्वती नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सरस्वती नदी किनारे, और हरियाणा में ये सभ्यता थी। अब रही बात अवशेषों की, तो एक दोस्तों ये बाण, ये बता रहा हूँ ना, ये सारे बाण बाण लगा दिए। तो दोस्तों एक बाण ग्रह भी मिला है। क्या दोस्तों? तांबे से बना था ये सारा अवशेष, बना था एक तांबे से बना बाण ग्रह। क्योंकि ये बाण, ये क्या है दोस्तों? इस सारी में बाण लगा दिए तो ये बाण हो गया। ठीक है दोस्तों, ये लो, ठीक है, तांबे से बना बाण ग्रह। ये भी एक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या क्या मिले हैं? जौ की खेती के अवशेष मिले हैं, गेहूं के, चावल के, सरसों के, तिल के। ठीक है, मिट्टी से बना हल है, मिट्टी से बने बर्तन हैं, और देखो मातृ देवी की मरण मूर्ति है। यहाँ से किसी प्रकार की नालियों के अवशेष नहीं मिले हैं, और तांबे से बना बाण ग्रह मिला है। तो इस प्रकार से आपको पूरा याद रखना है कि ये अवशेष मिले हैं, ये हमारी स्थान है, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। तो दोस्तों अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट ले सकते हो आप। अब चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे हम बात करने वाले हैं जो सभ्यता है उसका नाम है सुरकोटड़ा। क्या है दोस्तों? सुरकोटड़ा। तो देखो अब हम आगे बात करने वाले हैं किसकी दोस्तों? सुरकोटड़ा की। तो अब चलते हैं आगे। तो अब जो हम सभ्यता की बात करेंगे दोस्तों वो है सुरकोटड़ा। ठीक है, तो इस सभ्यता को याद रखने का सबसे इजी तरीका जो है
वो इतना सा है कि आपको क्या याद रखना है, सुर। सुर यानी कि भगवान। भगवान कौन से, सुर यानी कि क्या होता है दोस्तों, सुर होते हैं भगवान। और भगवान जो उस प्राचीन समय में जो भगवान थे वो कौन से थे दोस्तों, इंद्र देवता। ठीक है दोस्तों, तो उनको हम बोलते हैं जगपति। सुर, सूर्य देवता। देवता कौन से थे उस जमाने में, उस जमाने में देवता थे दोस्तों कौन से, यानी कि इंद्र भगवान। और इंद्र भगवान को हम बोलते हैं जगपति। ये लो, ये कौन है दोस्तों, जगपति। ठीक है, जगपति से हमें याद रखना है दोस्तों कि इस सूरकोटड़ा जो स्थान है इसके जो खोज करता है वो है जगपति जोशी। ये लो साहब, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे याद हो चुका है। क्या है दोस्तों, सुरकोटड़ा का मतलब होता है सुर। सुर का मतलब होता है दोस्तों भगवान। भगवान यानी कि देवता। तो उस जमाने में जो देवता थे वो थे दोस्तों इंद्र। इंद्र को बोलते हैं जगपति। जगपति जोशी जो है दोस्तों सुरकोटड़ा सभ्यता की क्या है, खोज करता है। कब खोज की थी इन्होंने, इन्होंने खोज की है दोस्तों 1964 यानी कि 1964 ईस्वी में इन्होंने इस सभ्यता को खोजा है। आगे बात समझ में। अब जो बात है दोस्तों वो है कि सबसे जो मेन क्वेश्चन है जो पिछली बार भी आया था दोस्तों किसी एग्जाम में, एग्जाम का नाम नहीं है याद है, तो ये कहाँ की सभ्यता है, यानी कहाँ का स्थान है दोस्तों। तो ये है दोस्तों गुजरात का। कहाँ का है, गुजरात का है। गुजरात में ये सभ्यता कहाँ पे मिली है दोस्तों, तो ये मिली है कच्छ के रण में। कहाँ पे मिली है, कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ के रण में दोस्तों ये मिली है। ठीक है, अब देखो कच्छ के रण में जब दोस्तों, अब देखो इस स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं तो देखना कि जो देवता है, जो इंद्र देवता है, वो अपने घोड़े के साथ में कच्छ के रण में आते हैं। कच्छ के रण में दोस्तों एक खास बात यह है, जब पूर्णिमा होती है, जब पूर्णिमा का जब चांद खिलता है दोस्तों वहां पे, तो वहां की जो धरती है वो पूरी चमक उठती है और ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए। ठीक है, कच्छ के रण में क्या विशेषता है कि जब पूर्णिमा होती है दोस्तों वहां पे, जब ये पूर्णिमा की रोशनी होती है तो दोस्तों वहां पे जब चांद अपनी रोशनी बिखेरता है तो उस समय क्या होता है दोस्तों, कच्छ का रण जो है वो पूरा स्वर्ग के समान लगता है। ठीक है, तो स्वर्ग के समान लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे इंद्र आए और अपने घोड़ा के साथ में आए। तो इंद्र जब यहाँ पे अपने घोड़े के साथ में आए तो घोड़े से उतर गए। ठीक है दोस्तों, घोड़े से उतरने के बाद में ये यहाँ कच्छ के रण में चले गए और इनका घोड़ा यहाँ से कहीं और चला गया। तो और चले गए दोस्तों, तो और जाके और दो गुजरातियों के हाथ में ये लग गया। ये घोड़ा जो है वो दो गुजरातियों के हाथ में लग गया। तो गुजरातियों ने क्या किया, गुजरातियों ने उसको काटा, ठीक है, और उसकी सब्जी बना के खा गए। दो गुजरातियों के हाथ में ये लग गया। तो गुजरातियों ने उस घोड़े को क्या किया, देखो पूरा बता दूं मैं आपको। इंद्र यहाँ से आया अपने घोड़े के साथ में, तो घोड़े के नीचे उतरा दोस्तों। तो ये घोड़ा जो है वो गुजरातियों के हाथ में लग गया और हाथ में लगने के बाद में दोनों गुजरातियों ने इसको काटा और खा गए। ठीक है, और अब जब ये दोस्तों काट पीट के इसको घोड़े को खा जाएंगे तो क्या बचेंगी, तो घोड़े की सिर्फ अस्थियां बचेंगी। क्या बचेंगी दोस्तों, घोड़े की सिर्फ अस्थियां बचेंगी। ठीक है, अब ये बात जब इंद्र को पता चलेगी कि हमारे घोड़े को मतलब काट पीट के खा चुके हैं, सिर्फ अस्थियां बचेंगी, तो इंद्र क्या करेगा, इंद्र श्राप देगा। किसको श्राप देगा, सिंधु घाटी सभ्यता को श्राप देगा। क्या श्राप देगा कि तुम्हारा यहाँ से आज से तुम्हारा ये पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाएगा। ये श्राप देगा। क्या श्राप देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आज से पतन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, विनाश या पतन के अवशेष। ये लो साहब हो गया। एक है घोड़े की अस्थियों के अवशेष, ये हो गए। अब है दोस्तों, अब इन अस्थियों में दोस्तों इसको लग रहा था थोड़ा बहुत डाउट, किसको, इंद्र को। तो अस्थियों में इसको लग रहा था थोड़ा सा डाउट। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या किया, इसने तुलवाया दोस्तों इसको, किसको, अस्थियों को तुलवाया इसको। ये लो दोस्तों तुलवाया। तो तुलवाने के लिए क्या करेगा दोस्तों, तराजू के पलड़े। क्या है दोस्तों, तराजू के पलड़े जो है उनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया दोस्तों तराजू का पलड़ा। ये लो, अब देखो मैं आप ज़्यादा मतलब इस स्टोरी को लंबा नहीं खींचूंगा, बस इतने से ध्यान रखो आप। देखो सबसे पहली बात
कि एक ऐसे याद रखो कि आप जो कच्छ का रण है वहां पे जब पूर्णिमा की रोशनी पड़ती है तो वो पूरा स्वर्ग के समान लगता है। तो इसी स्वर्ग को देखते हुए जगपति जो है वो आते हैं कच्छ के रण में अपने घोड़े के साथ में। घोड़े से उतर जाते हैं। घोड़े से उतरने के बाद में घोड़ा लग जाता है गुजरातियों के हाथ में। तो गुजराती क्या करते हैं दोस्तों, उसको काट पीट के खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर घोड़े की अस्थियां बचती है, यानी कि हड्डियां बचती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इससे मतलब जब ये देखता है घोड़े की हड्डियां तो ये क्या करता है, श्राप देता है। क्या श्राप देता है कि विनाश हो जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो इससे क्या निकला है दोस्तों, इससे हमको जो मिला है वो मिला है कि विनाश व पतन के अवशेष यहीं से मिले हैं, सुरकोटड़ा से। ठीक है, आगे बात समझ में। इसको थोड़ा बहुत डाउट था तो दोस्तों इसने क्या किया, अस्थियों को तुलवाया, तो तराजू के पलड़े के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। ठीक है, और देखो घोड़े की अस्थियों के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। तो 3 अवशेष मिले हैं, मैं यहीं लिख देता हूँ आपको। देखो सबसे पहली बात, अवशेष अलग से लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा याद भी रहे आपको। देखो देखो दोस्तों, मैंने ऐसा ही याद किया था। मैंने इस सुरकोटड़ा को जितनी भी सभ्यता है उनको एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था ताकि वो माइंड में अच्छे से सेट हो जाती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या मिला है दोस्तों, यहाँ पे मिले हैं घोड़े की अस्थियां। ठीक है, कोष्टक में एक चीज लिखो, यहाँ पे क्या लिखना है आपको कोष्टक में, कोष्टक में लिखना है खुदाई के अंतिम चरण में मिली। अंतिम चरण में मिली, ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा अवशेष मिला है दोस्तों तराजू के पलड़े। तीसरा अवशेष मिला है दोस्तों, यहां से क्या है, यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश यानी कि विनाश या पतन के अवशेष यहां से मिले हैं। ठीक है, तो विनाश या पतन के अवशेष देखो, सिंधु सभ्यता के विनाश या पतन का अवशेष। ठीक है, यहीं से मिले हैं। ठीक है, ये लो साहब 3 चीज हो गई। अब ये हो गया दोस्तों अपना सुरकोटड़ा जो स्थान है वो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम आगे वाली सभ्यता। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट ले सकते हो आप, और फिर चलते हैं हम आगे। आगे जो हम पढ़ेंगे वो बात करेंगे धोलावीरा की, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें भी आपको मैं एक अजीब सी ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं इसको। देखो अब हम बात करने वाले दोस्तों धोलावीरा की। कौन से स्थान की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे धोलावीरा की। ठीक है, तो धोलावीरा की हम बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, ट्रिक से पढ़ेंगे पूरा। तो देखो धोला से आपको याद रखना है धोड़ा। धोड़ा का मतलब होता है, जैसे कोई होता है धोड़ा तो बहुत धोड़ हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, धोड़ा से आपको याद रखना है सफेद। सफेद मतलब धोड़ा क्या मतलब सफेद। सफेद क्या चीज होती है, सुंदर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो आप इस वर्ड को पकड़े आप, धोड़ा। धोड़ा का मतलब होता है दोस्तों सफेद, और सफेद चीज क्या होती है, हमेशा सुंदर होती है। तो ये लो सुंदर नगर, कहाँ की सभ्यता है दोस्तों, सुंदर नगर। अब देखो ये कहाँ पे है, देखो खोज करता दोस्तों वो का वही है अभी जो पढ़ाया था मैंने, जगपति जोशी। ये वापस आ गए। ठीक है, और इस बार जो खोज कर रहे हैं वो 3 साल बाद में कर रहे हैं, यानी कि 1967 और 68। वो कब की थी, वो 1964 से 65 में की थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2 चीज आ गई। खोजकर्ता कौन है, जगपति जोशी, और एक है दोस्तों ये सुंदर नगर में है। ठीक है, अब है सुंदर चीजें क्या होती है दोस्तों, मन को भाती है। मन को भाती है तो यानी कि मन को हर करती है, मन को हरण करती है। मानसर, मनहर और मानसर जो नदियां हैं उन नदियों के बीच में ही सभ्यता है। तो क्या है दोस्तों, इन नदियों के बीच में
यह स्थान था। बस। सुंदर चीज क्या होती है दोस्तों? मन को हरती है, और मनहर या मानसर, ठीक है दोस्तों। तो क्या है? मनहर और मानसर नदियों के बीच में ये स्थित थी। ये होगी। देखो, तीन चीज याद हो गया आपको। धोला से क्या याद हुआ? धोला का मतलब होता है सफेद। सफेद से हमें याद रखना है ऐसी चीज जो हमें अट्रैक्टिव लगे, जो मन को हरण करे, मन को क्या करे। मानसर और मनहर इन दो नदियों के बीच में ये है। सफेद से याद आता है दोस्तों, सफेद चीज होती है सुंदर, यानी कि सुंदर नगर में है, ठीक है। जगपति जोशी ने इसकी खोज की है, और 3 साल बाद, किसके 3 साल बाद में दोस्तों? सुरकोटला के। तो ये है 67 और 68 में, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि धोला से हमने एक चीज और याद किया है। धोला से क्या है दोस्तों? धोला होते हैं अंग्रेज। अंग्रेज कैसे होते हैं? धोले होते हैं, ठीक है। और अंग्रेजों का प्रमुख खेल क्या है दोस्तों? वो है क्रिकेट, ठीक है। तो साहब मैं यहाँ पे क्रिकेट का एक ग्राउंड बनाता हूँ, और इस ग्राउंड में 3 तो मैंने यहाँ लगा दिया पिच, 3 पिच यहाँ लगा दिया। ये हो गया मेरा स्कोर बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दी दूब, ठीक है। तो ये दूब लग गई। दूब के लिए क्या चाहिए दोस्तों? पानी। तो पानी इकट्ठा करने के लिए क्या चाहिए? जल संरक्षण के लिए यहाँ पे थी नहर। जल संरक्षण यानी कि पानी के संरक्षण के लिए यहाँ पे बनाई गई थी नहर, ठीक है। ये था एक सूचना पट या श्याम पट। क्या है दोस्तों? एक सूचना पट या श्याम पट। तो ये हो गया सूचना पट। और इस सूचना पट पे जो लैंग्वेज थी, जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ था ये सूचना पट, वो थी सैंधव लिपि। कौन सी थी दोस्तों? सैंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अब देखो, स्टेडियम के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो ये है एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ से स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। ये लो, स्टेडियम आ गया। और कुछ याद रखना है आपको, तो इतना सा याद रखो आप कि यहाँ से आपको देखो, ये हो गया। हाँ, अब देखो, ये जो धोलावीरा स्थान था वो 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 3 भागों में था। कौन कौन से दोस्तों? तो वो देखो, पहला तो है दोस्तों नगर टीला, एक है दोस्तों मध्यमा, और तीसरा है दोस्तों दुर्ग टीला। ये लो, 3 स्थानों में ये बसा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं वापस एक बार रिवीजन। देखो, धोला से आपको याद रखना है सफेद। सफेद होती है दोस्तों चीजें सुंदर, तो सुंदर नगर में ये सभ्यता है। मन हरती है, और मतलब मन हर सुंदर चीजें जो है वो अपना मन हरती है, हरण करती है। तो दोस्तों मनहर और मानसर नदियों के बीच में ये स्थान है। आ गई समझ में? इसके जो खोज करता है वो जगपति जोशी है। अब धोला से हमें याद रखना है अंग्रेज। अंग्रेज अंग्रेज है तो दोस्तों क्रिकेट भी आएगा। क्रिकेट से हमें ये याद रखना है कि एक स्टेडियम का अवशेष मिला है, और पानी यहाँ पे दूब के लिए, यहाँ पे स्टेडियम में दूब भी देना होता है। दूब होती है दोस्तों हरी वाली, तो उसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पानी का संरक्षण भी किया गया है नहरों के द्वारा। एक सूचना पट है जिसमें सैंधव लिपि से कुछ लिखा गया। ये अवशेष है, ये तीनों अवशेष है, 1 2 और 3। एक है दोस्तों कि ये 3 भागों में बांटा हुआ है, नगर टीला, मध्यमा और दुर्ग टीला। इन 3 भागों में ये क्या है दोस्तों? ये धोलावीरा बांटा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये होता है कंप्लीट, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और बताऊंगा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन सी सभ्यताएं आगे हैं, और फिर चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। काफ़ी अच्छा मैंने बनाया है, मेरा भी ये बनाया हुआ काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, फिर चलते हैं आगे सिंधु सभ्यता के बारे में, जो नगरों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो। ये कैसा लगा दोस्तों? आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताना कि काफ़ी अच्छा मैंने फुल पूरा प्रयास किया, आपको भरसक प्रयास मैंने किया आपको अच्छे से अच्छे समझाने का, ठीक है दोस्तों। तो आप भी मेरा सपोर्ट करो, मैं भी आपका हितैषी बना रहूँगा हमेशा। तो देखो, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जगहों की, जिससे कि क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि हर बार एक क्वेश्चन आता है। क्या आता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़े नगर कौन कौन से थे? तो देखो, सिंधु सभ्यता में 5 बड़े नगर क्या है दोस्तों?
5 बड़े नगर। तो 5 बड़े नगर कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो, जो कि सबसे बड़ा नगर माना जाता था, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है। याद रखना ये सबसे बड़ा नगर तो है। आपकी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो दोस्तों ये कौन सा नगर है, सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो सबसे पहले। इससे छोटा कौन सा है दोस्तों, यानी कि नंबर 2 पर अगर कोई सबसे बड़ा नगर है तो वो है हड़प्पा। नंबर 3 पे सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों, गनेड़ीवाल। नंबर 4 पे कौन सा है दोस्तों, धोलावीरा। नंबर 5 पे सबसे बड़ा नगर कौन सा है, वो है राखीगढ़। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है आपके कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो उनका क्रम बताना है आपको। तो उस प्रकार से आप क्रम बताना है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल, धोलावीरा और राखीगढ़। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ जाए, कैसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े नगर कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका जवाब थोड़ा सा फिर जाएगा। कैसे फिरेगा कि सबसे बड़ा नगर उस क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है गनेड़ीवाल। क्या बताना है दोस्तों, गनेड़ीवाल सबसे बड़ा नगर है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो। दूसरे नंबर पे है दोस्तों हड़प्पा, तीसरे नंबर पे है मोहनजोदड़ो, चौथे नंबर पे है दोस्तों धोलावीरा और 5वें नंबर पे है राखीगढ़। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े नगर। अब देखो अब कि धोलावीरा और राखीगढ़ जो है दोस्तों, वो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी दोस्तों, राजधानियां हुआ करती थी। तो यहां पे मैं लिख दूं, ये दोनों हुआ करती थी राजधानियां। किसकी राजधानियां हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, क्या है दोस्तों, धोलावीरा और राखीगढ़ क्या हुआ करती थी, राजधानियां हुआ करती थी। और एक क्वेश्चन और है, अगर आप क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है, तो तीसरी राजधानी कौन सी है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो तीसरी राजधानी है कालीबंगा। और ये किसके अनुसार है दोस्तों, ये चीज बताई है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने बताई है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ये लो साहब, हो गया कंप्लीट काम। अब देखो आ रहा है एकदम समझ में सब कुछ। तो ये ऐसे ही आपको करना है। तो दोस्तों अब ये वीडियो यहाँ यही समाप्त करते हैं अपना। तो एक बार वापस से जाते जाते रिवीजन कर देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में 5 सबसे बड़े नगरों की अगर आपसे बात कहे तो आपको जवाब देना है दोस्तों क्या, कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, हड़प्पा, फिर गनेड़ीवाल, फिर धोलावीरा, फिर राखीगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपको पूछे कि सबसे बड़े नगर कौन से हैं, तो सबसे बड़ा नगर है गनेड़ीवाल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़। तीसरी राजधानी के रूप में आपको अगर पूछा है तो दोस्तों तीसरी राजधानी कालीबंगा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ऐसा कहा है। और जो 2 राजधानियां हैं धोलावीरा और राखीगढ़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये पढ़ाया कैसा लगा, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताएं। और आगे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा, अच्छी से अच्छी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही ईजी रहे। तो दोस्तों मेरी तो यही कोशिश है कि आप के लिए हमेशा अच्छे से अच्छे कंटेंट्स बना के लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करो कि इन चीज़ों को आप एक बार देखो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, तो अपने दोस्तों में भी ये शेयर करो दोस्तों। हालांकि कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में भी कोई कमी हो तो दोस्तों वही बताओ आप। ठीक है, तो हम थोड़ा अपग्रेड करेंगे इसको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।